हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो एकेडमी। गो एकेडमी पर आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन के ईवीएस के पेडागोजी की मैराथन क्लास लेंगे, जिसमें प्रयास करेंगे कि पर्यावरण अध्ययन के पेडागोजी के से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिस टाइप के भी, उन सब क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए और समझने की प्रयास की जाए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, इनकरेज करती है। इकरा एक क्लास टीचर है जो ईवीएस की क्लास में बच्चों को समाचार पत्र, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ने के लिए कहती है। तो ऐसे में क्या फ़ायदा होगा बच्चों को? ऑप्शंस में समझिए। ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं, यानी कि न्यूज़पेपर को इसलिए पढ़ाया जा रहा है या पढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि ये एंटरटेन के रिसोर्स हैं, इसलिए किया जा रहा है, या फिर ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। बच्चे जहाँ पर रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उसको उस एरिया से और पूरी संसार से, पूरी दुनिया के हालात से वाकिफ होने में, समझने में, जानने में मदद मिलती है न्यूज़पेपर और मैगजीन से। ये बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है कि न्यूज़पेपर से बच्चों को संसार से कनेक्ट करने में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा कि न्यूज़पेपर से बच्चे को संसार से कनेक्ट किया जा सकता है कि संसार के अंदर, दुनिया के अंदर क्या कुछ चल रहा है। आगे के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए इसलिए टीचर कह रही है कि वो स्वतंत्र बनाते हैं, इंडिपेंडेंट बनाते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी यानी कि कॉम्पिटिटर बनाते हैं। ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा कि न्यूज़पेपर से बच्चे को पूरी संसार की हालात से, कंडीशन से, न्यूज़ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझिएगा। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति यानी कि स्ट्रेटेजी के रूप में उपयोग किया जाता है। ईवीएस की क्लास में क्वेश्चन आंसर को, क्वेश्चन करने को एक स्ट्रेटेजी के रूप में यूज किया जाता है। तो इससे क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर टीचर लगभग क्वेश्चन अपनी क्लास में करता ही। तो इससे क्या होता है? अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, या फिर कक्ष में जिज्ञासा, क्यूरियसिटी को बढ़ाने के लिए, इनकरेज करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। जब आप बच्चों से प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सवालात करते हैं, तो बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वो क्यूरियस होते हैं, मुतजस्सिस होते हैं। अगर बच्चा डीएक्टिव है, पैसिव है, तो वो बच्चे एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ाया होगा क्लास में, तो आपका अपना पर्सनल खुद अनुभव होगा कि जब भी आप सवाल करते हैं, जो बच्चे नहीं भी एक्टिव है वो भी एक्टिव हो जाते हैं। तो सवाल करने का, क्वेश्चन करने का, प्रश्न करने का एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा की जाए, और प्रश्न से बच्चे जिज्ञासा उनके अंदर पैदा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेडागोजी में हमको बेस्ट आंसर का सिलेक्ट करना होता है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 भी आपको डाउट में डाल सकता है
क्योंकि अनुशासन को बनाए रखने के लिए ये बात सही है कि क्वेश्चन करेंगे तो किसी हद तक बच्चे डिसिप्लिन में भी आ जाते हैं, शोरगुल नहीं करते हैं, ये बात ठीक है। या ध्यान खींचने के लिए भी, ये भी ठीक है। नियमों को पालन को बढ़ावा देने के लिए इन दिनों के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा दूर हो जाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो 4 है कि बच्चों के अंदर जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, इनकरेज करने के लिए, जो सवाल से, प्रश्न से सबसे ज्यादा बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्यूरियोसिटी आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट समझिएगा, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है, कनेक्ट करना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो, यानी कि सेंसेस शामिल हो। यानी कि वाणी एक ऐसी एक्टिविटी कराना चाहती है जिसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के सेंसेस इन्वॉल्व हो, इंद्रियां इन्वॉल्व हो, उसके हवास जो होते हैं ज़्यादा इन्वॉल्व हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? अगर टीचर इस तरह के क्रियाकलाप करना चाह रही है जिसमें बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस शामिल हो, तो निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप ठीक होगा? देखिएगा, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, यानी कि जिस कौशल का विकास करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड कम्युनिटी के पर्सन को स्कूल में बुलाना चाहिए। समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन को इनकरेज करना चाहिए, या फिर उचित एवी साधन के स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना, या फिर नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, नजदीक के जो जगह है उसमें उस बच्चों को फील्ड ट्रिप के लिए ले जाना। देखिए, हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंद्रियां, अधिकतम इंद्रियां शामिल हो, ज्यादा से ज्यादा सेंसेस उसमें शामिल हो। इन चारों में आप जब गौर करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 में आप पाएंगे कि इसमें बच्चों की ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों को शामिल होने की चांसेस ज्यादा हैं। देखिए, जब बच्चे को हम भ्रमण में ले जाएंगे, फील्ड ट्रिप में ले जाएंगे, वैसे में बच्चे का लगभग सेंसेस काम करेगा। वहां पे कुछ देखेगा तो आई काम करेगा, कुछ को टच करेगा, कुछ सुन के हासिल करेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सेंस, उसके इंद्रियां शामिल होने की चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। एवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, यानी इंटीग्रेट नेचर जो है एवीएस की, वो किस चीज में मदद करेगा? पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, या फिर पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सीखने में, मीनिंगफुली सीखने में। देखिए, ईवीएस में जो एकीकृत प्रकृति यानी कि इंटीग्रेटेड नेचर जो यूज करता है, वो सबसे जो इंटीग्रेटेड नेचर है वो सार्थक पूर्वक सीखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, मीनिंगफुली। इससे बच्चा, जब हम इंटीग्रेट मेथड यूज करते हैं तो वैसे में बच्चे का लर्निंग जो होता है वो मीनिंगफुल होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? इंडिकेटर नहीं है, ब्रॉड इंडिकेटर नहीं है, सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा मानचित्रण यानी कि कॉन्सेप्ट मैपिंग, ये ब्रॉड इंडिकेटर नहीं है असेसमेंट का बहुत हद तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट समझिएगा, मुस्कान ने परिवहन डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान एक टीचर है जिसने बच्चों के बीच एक डिबेट किया। उस डिबेट का टॉपिक है परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। ठीक है, मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है? समझिएगा, ऑप्शंस में वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर
छात्रों को संवेदनशील यानी कि सेंसिटाइज बनाना चाहती है, या फिर ये छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। सही बात है कि जब बच्चों के बीच किसी भी टॉपिक पर टीचर डिबेट करवाएगा तो उस डिबेट से बच्चों के विचार निकल कर आएंगे और टीचर उसको समझेगा कि किस बच्चे का क्या विचार है, क्या सोच, क्या थॉट रखता है। ऐसे में बच्चे के विचार के जानेगा और उसकी विचार को, ख्याल को सही भी करेगा। अगर कहीं पे कुछ गलत बोल रहा है तो टीचर को ये अवसर रहता है कि उसको करेक्ट किया जाए। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिएगा, एवीएस में मानचित्रण कौशल, एवीएस में मैपिंग स्किल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवीएस में मैपिंग स्किल का क्या मतलब होता है? लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करना, डेवलप करना, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करना, या फिर रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करना, स्थानों की सापेक्ष स्थिति यानी कि स्थानों की रिलेटिव पोजीशन की स्थिति समझ को विकसित करना। देखिए मैप से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है कि स्थान से रिलेटेड इसके ऑप्शन सही होंगे। तो स्थानों की सापेक्ष स्थिति, कौन सा स्थान कहां पर सिचुएटेड है, कहां पर है, इस स्थिति को जानने में मैपिंग स्किल मदद करता है। बिल्कुल सही बात है, कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पूछा जा रहा है कि मानचित्रण कौशल यानी कि मैपिंग स्किल। जब हम मैप देखते हैं तो इस तरह की स्किल बच्चों के अंदर डेवलप करना किस पर मदद करेगी, क्या इससे क्या होगा, उससे बच्चे जो है स्थानों की सही स्थिति जान पाएंगे। ठीक है, आगे समझिए, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक क्षमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? देखिए काम क्या क्या है। रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहे, या फिर एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिए, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपनी दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन घुमा फिरा के। कोई बच्चा समयन है, वो क्लास 5 की छात्रा है, वो अपना काम नहीं कर पाती ठीक से। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय, सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी कौन सी हो सकती है? समझिएगा, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करेंगे, या फिर किसी दूसरे बच्चे को उसकी कार्य को पूरा करने के लिए में मदद करें, या फिर माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। देखिए बच्चा अगर आपके क्लास में होमवर्क या क्लास वर्क नहीं कर पा रहा है तो आप क्या करेंगे? एज ए टीचर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? तो आपकी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि आप सबसे पहले बच्चे की कठिनाई, बच्चे की डिफिकल्टी का पता लगाएं कि कहां पर बच्चे को दुश्वारी, कठिनाई हो रही है। उसके बाद उस बच्चे के अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। जिस तरह से बच्चे की एबिलिटी है उस हिसाब से उसको ट्रीट किया जाए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिए, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने को कहा। पुनीत शिक्षक है जो अपने बच्चों को कह रहा है कि पाचन तंत्र की फिगर बनाए। ठीक है, और उसे पुनीत को भोजन विषय पर अब आज का क्लास लेना है, यानी कि उसकी क्लास का टॉपिक
भोजन यानी कि फूड है। तो उससे पहले जो फिगर बनाने के लिए कह रहा है, तो इससे पुनीत क्या चाहता है? परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं या नहीं, या फिर पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। जी हाँ, जब हम पढ़ाने से पहले बच्चों से सवालात करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो उससे इसका मकसद ये होता है कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज का आकलन किया जाए कि बच्चे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या कुछ जानते हैं, क्या कुछ इल्म रखते हैं, ज्ञान रखते हैं। इस क्लास स्टार्ट करने से पहले के प्रश्न जो होते हैं बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को जांचने के लिए होते हैं। बिल्कुल सिंपल है, अगर आपने बीएड या डीएलएड में पढ़ा होगा तो ये जरूर बताया गया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऐसे आकलन जब हम पढ़ाने के दौरान करते हैं के संबंध में सही नहीं है? कौन सी बात सही नहीं है? देखिएगा, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है, तो मदद तो करता है। इसको छात्रों के प्रति निगरानी करनी है। बिल्कुल सही बात है। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकता है। बिल्कुल रचनात्मक आकलन में मदद कर सकता है। देखिए, रचनात्मक आकलन का मतलब होता है हम बार बार जो बच्चे का आकलन करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट बार बार हम बता चुके हैं। देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर 1 में आप देखेंगे कि यहाँ कहीं ना कहीं काफी दिनों बाद जांच लेने की बात कही जा रही है कि रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, यानी कि ये रेगुलर असेसमेंट की बात नहीं कर रहा है, जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्लास के दौरान, टीचिंग के दौरान लिया जाता है और हमेशा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। चूंकि हमें पूछा जा रहा है कि रचनात्मक आकलन से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। आगे समझिए, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए, यानी कि उपाख्यान अभिलेख यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड किससे कहते हैं, आप समझ जाइए थोड़ा सा, कि स्पेसिफिक एपिसोड्स ऑफ अ चाइल्ड इन स्कूल लाइफ, स्कूल की जिंदगी में बच्चों की जो कुछ विशेष घटनाएं होती हैं या एकेडमिक से रिलेटेड जो बातें होती हैं उनको कलेक्ट किया जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। ऑप्शन देखिए, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त परिस्थितियों की पहचान करना या फिर निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, जो भी बच्चों की मजबूती है या उसकी कमजोरी उसको पहचान किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना, बच्चों की जो रुचि है उसका पहचान किया जाए। ठीक है, तो हमने अभी बताया कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड में बच्चों की जो स्पेसिफिक एपिसोड्स होती हैं स्कूल लाइफ में, उसकी जो एकेडमिक से रिलेटेड बातें जो होती है, तो उसमें एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी के मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को लिखना। ठीक है, आगे देखिएगा, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे, कौन सी हिकमत अमली, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, यानी कि आप अपनी ईवीएस की क्लास को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में क्या योजना बनाएंगे? एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, यानी कि एक पाठ में, एक लेसन में 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट को, विषय को मिला देंगे, लेसन को, चैप्टर को, या फिर अलग योजनाओं में सभी विषयों को
अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। देखिए हमें एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए हमें सबसे जो ज़रूरी है कि हम एक ही पाठ में एक से अधिक, दो या दो से अधिक क्षेत्रों को, विषय क्षेत्रों को मिलाएं, तब जाके हमारा ईवीएस का क्लास इंटीग्रेट हो पाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। आगे देखिए एनसीएफ से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। मैं आपको बता दूं कि एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि ईवीएस में 6 विषय को, ईवीएस की टेक्स्ट बुक में 6 विषयों पर 6 विषयों से रिलेटेड टॉपिक्स रखे जाएं, चैप्टर्स रखे जाएं, और वो 6 विषय जो हैं वो हैं चीजें हम जो करते हैं और जानते हैं, ठीक है, बनाते हैं, ठीक है। दूसरा जो है परिवार और दोस्त, तीसरा भोजन, चौथा शेल्टर यानी कि घर, पांचवा पानी और छठा यात्रा। ये 6 विषय क्षेत्र बताया एनसीएफ ने कि इस पर, इन्हीं विषय क्षेत्रों पर ईवीएस की टेक्स्ट बुक बनाई जाए। तभी वही उसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। अभी मैंने बताया चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं ये ईवीएस के सुझाए गए 6 विशेष क्षेत्रों में से एक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिएगा। 6 विषय क्या है? एक तो ये चीजें जो हम बनाते और करते हैं, दूसरा परिवार, तीसरा भोजन, चौथा घर, पांचवा पानी और छठा यात्रा। याद रहेगा? याद नहीं है तो वीडियो को पॉज करके आप याद कर सकते हैं, अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। आगे समझिए, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, यानी कौन सी बात को, कौन सी चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए जब हम बच्चों के आकलन करें, असेसमेंट करें। देखिए, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, है ना, राइट और रॉन्ग में बता दिया, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि हमने बच्चों का जो एसेस किया राइट और रॉन्ग में, सही या गलत में, तो उससे बच्चे का जो हम आकलन करते हैं उसकी कमी बेशी को जानने के लिए, उस स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने के लिए उसमें हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो ये बात ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है, तो इससे हमें दूर रहना चाहिए। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा, व्हाट वी हैव लर्न टुडे पर चर्चा किया जाए। आप जब केवीएस की बुक पढ़ेंगे तो ये एक्सरसाइज दिया हुआ है केवीएस, ठीक है। आकलन के संकेतों का उपयोग, जो इंडिकेटर्स है उसका उपयोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे और करना चाहिए। बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, क्वालिटेटिव आकलन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही रेलिवेंट नहीं है, प्रासंगिक नहीं है पर्यावरण के आकलन से, ठीक है। तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझिए, कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है, कोई एक्टिविटी करती है जिसमें वो कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है, ठीक है, और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। देखिए, जब आप पढ़ेंगे केवीएस की क्लास 5 की बुक एनसीईआरटी की, तो आपको ये वाला एक्सरसाइज मिलेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज क्लास 5 के बच्चों को दिया गया है चींटियों के बारे में। तो बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, यानी शिक्षक क्या करे कि ये वाली एक्टिविटी, ये वाला क्रियाकलाप इफेक्टिव हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा। देखिए, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करे, यानी कि शिक्षक प्रेरित अगर करती है
अवलोकन करने के लिए तो ये मीनिंगफुल हो जाएगा। चलिए ठीक है, प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, अनुभव साझा करने और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। ये बिल्कुल सही बात है। इनमें सारी बातें जो एक क्रियाकलाप के दौरान करना चाहिए वो सारी बात इसमें आ गई कि क्रियाकलाप का अवलोकन करे, ऑब्जर्वेशन करे, फिर अपना अनुभव को साझा करे, फिर उस पर एक डिबेट हो, डिस्कशन हो, कैसे क्या हुआ। तो ये किसी भी क्रियाकलाप को इफेक्टिव बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिए। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? यानी कि पर्यावरण की क्लास में सीखने या पर्यावरण को पढ़ाने के लिए, पर्यावरण को सिखाने के लिए किस सिद्धांत का, किस प्रिंसिपल का यूज होता है, इस्तेमाल करते हैं? नीचे 4 सिद्धांत दिए हुए हैं, सिद्धांत को समझिए। वैश्विक से स्थानीय यानी ग्लोबल टू लोकल, कि पहले ग्लोबल वाली चीजें बताई जाए फिर उसके लोकल की तरफ आए, ये बिल्कुल इररेलेवेंट है, इससे बच्चा नहीं समझ पाएगा, बल्कि बच्चा आसपास की चीजों को ज्यादा समझ पाता है, ये आप भी जानते हैं। अमूर्त से मूर्त, अमूर्त क्या होता है? जो चीजें हम नहीं देख रहे हैं, जो चीजें हमारे पास नहीं है, उन चीजों के बारे में बताना। और जो मूर्त बोलते हैं, जो चीजें हम देख रहे हैं, हमारे आसपास है, इर्द गिर्द है। ठीक है, ये वाला सिद्धांत। या फिर अज्ञात से ज्ञात, यानी जो चीजें नहीं जा रहे हैं, जान रहे हैं, पहले उन चीजों को बताया जाए फिर ज्ञात की तरफ आया जाए। या फिर ज्ञात से अज्ञात, जो चीजें जान रहे हैं पहले उसको बताए, फिर जो चीजें नहीं जान रहे हैं उन चीजों के बारे में बताना। ये वाला सिद्धांत कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ आया जाए, नाउन टू अननाउन हुआ की तरफ आया जाए, तो ये वाला सिद्धांत एवीएस की क्लास में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, यही इसी का इस्तेमाल होता है। आगे समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन फिर आ गया? रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, याद रखिएगा। ऐसा आकलन जब हम पढ़ाने के दौरान करते हैं का साधन नहीं है। पोर्टफोलियो आप जानते हैं, क्रम निर्धारण मापनी यानी कि रेटिंग स्केल, वर्णन अभिलेख यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण यानी कि एनुअल अचीवमेंट टेस्ट। हमने बताया कि रचनात्मक आकलन जब हम डेली पढ़ाने के दौरान करते हैं, यानी कि बार बार होता है, यहाँ पे बता रहा है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, तो ये इसका साधन नहीं हो सकता। फॉर्मेटिव असेसमेंट का, रचनात्मक आकलन का साधन नहीं हो सकता। 2 तरह के असेसमेंट इस तरह के होते हैं, रचनात्मक आकलन और दूसरा समेटिव असेसमेंट। समेटिक असेसमेंट यानी कि योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन वार्षिक होता है या साल के बीच में होता है, जिसको सेमेस्टर वाइज बोलते हैं। तो इन दोनों आकलन में फर्क है, आप समझ जाइए। रचनात्मक आकलन यानी कि जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जो बच्चे इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज रखें उनके लिए मैं बता दूं फॉर्मेटिव असेसमेंट, और दूसरे को बोलते हैं समेटिव। समेटिव को हिंदी में बोलते हैं योगात्मक आकलन। ठीक है, योगात्मक आकलन सालाना होता है, वार्षिक होता है या सेमेस्टर वाइज होता है, और रचनात्मक आकलन बारी बारी से लिया जाता है। तो साधन कौन नहीं होगा? 4 नहीं होगा। आपको बोर नहीं होना, पूरी क्लास में बने रहना। थोड़ा लेंदी हो सकता है, लंबा हो सकता है, लेकिन एक एक चीज को डिस्कस करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे समझिए। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन हो सकता है? परिवार के सदस्य बिल्कुल प्रभावशाली तो है, समुदाय के सदस्य ये भी है, समाचार पत्र न्यूज़पेपर ये भी है, कक्षा, देखिए लगभग ABCD सब है। हमको ऑप्शन में ढूंढना है किसमें ज़्यादा से ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में आप देखेंगे ABC तीनों हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? अभी मैंने बताया, ज्ञात से
अज्ञात की तरफ। ये वाला सिद्धांत पर्यावरण पढ़ाने या सीखने में यूज किया जाता है। आगे समझिएगा, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि समूह में सीखने से क्या फायदा होगा, समझिए ऑप्शंस में। कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए आसान और बहुत प्रभावशाली इफेक्टिव युक्ति है, यानी कि स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे शिक्षक की बात कह रही है और हमें क्वेश्चन में शिक्षक से रिलेटेड पूछा नहीं गया है, हम पूछा जा रहा है कि समूह में सीखने से क्या फायदा होता है, कि शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल क्यों दिया जाता है, इस पर क्यों फोकस किया जाता है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही बात है। समूह में सीखेगा तो बच्चे अपने पीयर ग्रुप से सीखेगा, दोस्तों से सीखेगा, ये बात बिल्कुल सही है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन को बेहतर बनाता है। समूह में सीखेगा तो सोशल इंटरेक्शन होगा, एक दूसरे से बात करने का मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी होगा तो सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, ये भी बात सही है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता मिलता है। ये इलॉजिकल बात है कि समूह में सिखाएगा तभी जाके जो भी सिलेबस है, करिकुलम है, वो हमारा कंप्लीट हो पाएगा। देखिए बी सी हमें ढूंढने की कोशिश करेंगे, बी सी किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। कब जोड़ा जा सकता है, वृत्तांत यानी कि नैरेटिव्स, कहानियां यानी कि स्टोरीज, शिक्षकों के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली, ये कहीं ना कहीं टीचर सेंटर की बात की जा रही है। टीचर सेंटर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली आज के दौर में मॉडर्न एजुकेशन में नहीं मानी जाती, अब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हो रहा है। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली, ये भी शिक्षक पर ही फोकस कर रहा है। तो हमें ढूंढना है कि ए और बी किस ऑप्शन में है, ए और बी ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर होगा, देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में किस तरह से प्रभावी तरीके से हम जोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी और डी में कहीं ना कहीं टीचर सेंटर की बात की जा रही है, वन वे कम्युनिकेशन की भी बात कही जा रही है, और वन वे कम्युनिकेशन से, वन वे टीचिंग से हम कभी भी बच्चों को इफेक्टिव तरीके से, इफेक्टिव मोड में आप बच्चों को शामिल नहीं कर सकते अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ओके, आगे समझिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनकी चित्र बनाने को प्रेरित करने का क्या उद्देश्य है, कि जानवर को देखे और उसका चित्र बनाने, इससे क्या होगा, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होगा, यानी कि क्रिएटिविटी का विकास होगा। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकसित करना, ये भी बात सही है। बच्चों में सौंदर्य संवेदना का विकास करना, यानी कि एस्थेटिक ब्यूटी का, एस्थेटिक चीज़ों का विकास करना, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ए बी सी तीनों सही है, तो ए बी सी ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह का मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिए, इसके लिए मुझे बार बार ना बोलना पड़े। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित उपकरणों का उपकरण है। मैंने बताया 6 विषय क्षेत्र बताया है एनसीईआरटी 2005 के अंदर की एवीएस की जो टेक्स्ट बुक होगी, ये 6 विषय क्षेत्र उसमें होंगे। तो कौन सा है, परिवार और मित्र, ये तो विषय क्षेत्र। हमें उपकरण पूछा गया है, भोजन ये भी विषय क्षेत्र है, हम चीजें कैसे बनाते हैं ये भी विषय क्षेत्र है। जो विषय क्षेत्र का उपकरण है, यानी प्रकरणों का उपकरण है, वो जानवर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। समझिएगा, विभिन्न कक्षाओं को बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना,
के अलग अलग जो कक्षाएं हैं उसको अलग अलग कल्चर्स से रिलेटेड बच्चों को जोड़ना, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आगे के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करेंगे, या फिर पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों के रेखाई योजना करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित होना, ये केवल है, वैसे भी नेगेटिव बात हो गई। देखिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। हमें क्या पूछा गया? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय यानी कि सबसे डिजायरेबल गतिविधि है। तो सबसे डिजायरेबल गतिविधि कौन सी होनी चाहिए? वो अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों को बच्चों को बताए, बच्चों से संबोधित करे, बताए। हमें वांछनीय गतिविधि पूछा है, डिजायरेबल गतिविधि पूछा है। आपको ऑप्शन नंबर 3 और 4 में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन सबसे जो नज़दीकी है और बच्चों के लेवल पर जब आप सोचेंगे तो ये बहुत अच्छी बात आपको लगेगी। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण होगा? ज्ञान का रचना करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो महत्वपूर्ण क्या होगा? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों का एक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बच्चों के समुदाय के सदस्य हो, ये भी सही बात है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ये भी सही बात है। पर्यावरण कि जो टेक्स्ट बुक है उससे भी बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, उससे मदद मिलेगी, बात सही है। ठीक है, अब तो कोडिंग में आंसर है, ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। ए बी सी इतना सही आंसर करने के लिए काफी होता है। ए बी सी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 में ही है। ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 और 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित है। कौन सा विषय क्षेत्र होना चाहिए, यानी कि किस 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 विषय पर इस 3 से लेके 5 के ईवीएस की जो बुक है उस विषय पर बात होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसमें पूछा गया है कि जो ईवीएस की करिकुलम है, जो ईवीएस की जो बुक है उसमें क्या क्या होता है। तो इसमें ये होता है कि भाई पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, ये सारी चीजें ईवीएस की बुक में रखी गई। देखिए ईवीएस जो सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल स्टडीज, इसलिए लाया गया है कि इस लेवल के बच्चों की जो मेंटली एबिलिटी है उस हद तक डेवलप नहीं हो पाती है कि वो संपूर्ण रूप पर साइंस या सामाजिक विज्ञान को, सामाजिक सोशल स्टडीज को समझ पाए। तो ऐसे में एक एवीएस को लाया गया जिसमें बेसिक चीज़ें, कुछ चीज़ें सोशल स्टडीज़ की भी, कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें साइंस की भी रखी गई, एक नया सब्जेक्ट बना दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। आप समझ जाइए, बस इसको समझना और कुछ नहीं करना है। आगे समझिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड संदर्भ बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट को, है ना, सियाक को। क्या कौन सी बात सही होगी? पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 5 तक कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि 1 से लेकर जो 2 की कक्षा है उसमें जो पर्यावरण पढ़ाया जाता है वो भाषा और गणित के माध्यम से। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है, यह बताता है, यानी कि सीखने के लिए बच्चों को समय दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं चाइल्ड सेंटर की बात कह रहा है। तो ऑप्शन में देखिए, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, या फिर पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, यही तो क्वेश्चन में बता रहा है। क्वेश्चन में जो जिस तरह का अप्रोच टीचर अपना रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा।
आगे समझिए, एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। विशिष्टता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों को जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, क्रिएटिविटी लाया जाए और क्यूरियोसिटी लानी चाहिए, ये ईवीएस का उद्देश्य है और हमें पूछा गया है क्या नहीं है। ठीक है, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, ये भी बात बिल्कुल सही है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, ये भी इस ईवीएस का उद्देश्य बताया गया एनसीएफ 2005 में। ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, ये दोनों नेगेटिव बात है कि भाई हमने फिक्स कर लिया कि इतने ही कौशल, इतने ही इसका 2, 3, 5 फिक्स कर लिया कि इतने स्किल्स हम बच्चों के अंदर विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। ये एनसीएफ 2005 में ये ईवीएस के ऑब्जेक्टिव नहीं बताया गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज के लिए संवेदनशील, सेंसिटाइज्ड बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने का सबसे उपयुक्त रणनीति यानी कि स्ट्रेटेजी होगी? सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होगी? कक्षा में बहस आयोजित करवा के हो सकता है, या समूह में चर्चा होगा, पोस्टर बनवाएगा, फिर बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करे। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को एक पेड़ लगाने के लिए, प्लांट लगाने के लिए कहे और उसको नर्चर करने में, पोषित करने में मदद करे, तो इससे बच्चे का प्लांट से अटैचमेंट बढ़ेगा। ये सबसे अच्छी बात है, इससे बच्चे संवेदनशील भी होंगे और उनका अटैचमेंट पेड़ों से ज़्यादा बढ़ेगा। आगे देखिए, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, रेलिवेंट नहीं है? ठीक है, इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, अवसर मिला। हमें पूछा जा रहा है कि कौन सी बात रेलिवेंट नहीं है इस क्रियाकलाप से? यह रेलिवेंट है। इस एक्टिविटी से बच्चे को समुदाय से बातचीत करने का अवसर बिल्कुल मिलेगा। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, बिल्कुल सही बात है। रियल सेटिंग्स में सीखने का मौका तब मिलता है जब हम बच्चों को समाज के द्वारा सीखने का मौका, अवसर प्रदान करते हैं। ये भी बात रेलिवेंट है इस बात से। इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। ग्रुप में काम कर रहा है तो सक्षम बना। ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, रेलिवेंट है। हमें पूछा जा रहा है कि रेलिवेंट नहीं है, प्रासंगिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, क्योंकि यही एक बचा हुआ। और क्यों नहीं है समझिए, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वो पीड़ित थे। यानी कि पहले समुदाय के लोगों को पता नहीं था कि हम इस बीमारी से पीड़ित हैं, बल्कि पता था। तो ये बात इस क्रियाकलाप से बिल्कुल रिलेटेड नहीं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे समझिए, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा गतिविधि या गतिविधियां हैं
चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, फील्ड ट्रिप, श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड का उपयोग, इस्तेमाल, यूज, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, 1 2 3 सभी, ये सारे एक्टिविटी एवीएस की कक्षा में हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि क्या किया जाए कि पर्यावरण अध्ययन की जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो समग्र शिक्षा का कारण बन जाए, सोर्स बन जाए, एकीकृत किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, समावेश किया जाए यानी कि इंक्लूड किया जाए, इंक्लूसिव बनाया जाए, विषयगत हो, थेमेटिक हो, है ना, या फिर उपर्युक्त सभी, ये तीनों काम करेंगे अगर कि एकीकृत भी किया जाए, समावेश किया जाए, विषयगत हो, तो ऐसे में पर्यावरण का पाठ्यक्रम जो है वो समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। एवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, एक चैप्टर है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। किससे रिलेटेड है? किस चीज से में संवेदनशील बनाना है कि एक अवैध कार्य है कि सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर नहीं देखते हैं या फिर सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने के से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल सही बात है। बच्चों को ये बताना इससे कि सपेरे जो होते हैं, स्नेक चार्मर्स जो होते हैं, वह सांपों को नुकसान ना पहुंचाएं, और अगर सपेरों को इस काम से अलग करना है तो सपेरों के लिए कोई अल्टरनेट वर्क काम दिया जाए जिससे उनकी जिंदगी चल सके। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे समझिए, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है, रेलिवेंट है? एमडीएम यूज होता है विद्यालय में, तो इससे रिलेटेड कौन सी बात सबसे अच्छी होगी? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है, ताल्लुक है। ये एवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, अधिगम सीखने का अवसर प्रदान करता है। सही बात है। जब एमडीएम बच्चे खाते हैं, मिड डे मील खाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर, तो इससे बच्चे का सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, एवीएस का अधिगम होता है और ये हेल्पफुल होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी के क्यों नहीं होंगे उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय खाली पेट आते हैं, ये भी बिल्कुल नेगेटिव बात है। नेगेटिव पॉजिटिव करके भी आप ऑप्शंस को छांट सकते हैं बहुत आसान तरीके से कि कौन सी बात नेगेटिव है, कौन सी बात पॉजिटिव है। ये शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। मूल्यवान समय इससे बर्बाद नहीं होते हैं बल्कि सही इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? बोझ के बिना, लर्निंग विदाउट लोड, लर्निंग विदाउट बर्डन। इससे क्या मतलब होता है? स्कूल बैग का कम वजन या फिर एवीएस पाठ्य पुस्तक में अध्यायों का कम संख्या किया जाए या फिर अबोध का भार कम करने की जरूरत है। यानी कि ऐसे चैप्टर्स, ऐसे लेसन्स, ऐसे बुक जो अबोध हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, बच्चों से रेलिवेंट नहीं है, बच्चों से रिलेटेड नहीं है, उनको कम किया जाए। ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे में कम करेंगे तो बच्चों का बस्ता भी हल्का होगा और बच्चे का जो लोड है वो भी कम होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे समझिए, एवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ग्रुप लर्निंग बार बार आता है, इसको समझ जाइए। ग्रुप में लर्निंग में सीखने का क्या उद्देश्य होता है? लड़के और लड़कियों को अलग सीखते हैं, जो लड़के और लड़कियां होती हैं वो अलग अलग सीखते हैं। ये समूह में सिखाने का या सीखने का उद्देश्य होता है? नहीं होता है, बल्कि एक साथ सीखते हैं। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण यानी कि अलग से क्लास देना, रेमेडियल क्लास देना, ये भी बात बिल्कुल गलत है कि अलग
आप प्रदर्शन की बुनियाद पर अलग कर रहे हैं। समूह लर्निंग में ऐसा नहीं होता, ये उद्देश्य नहीं होता। देखिए, सहयोग के मूल्यों को लागू करना, जो सहयोग के जो मूल्य हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना सही बात है। जब हम ग्रुप में लर्निंग करवाते हैं तो बच्चे उसमें एक्टिव रहते हैं और सक्रिय रूप से उस एक्टिविटी में, ग्रुप वर्क में पार्टिसिपेट करते हैं, शिरकत करते हैं, हिस्सा लेते हैं और सहयोग के मूल्य, जो सहयोग के कोऑपरेशन के जो वैल्यूज हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको बताने की कोशिश की जाती है और जो ग्रुप मेंबर्स रहते हैं उस पर अमल करने की कोशिश की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बाला का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बाला का फुल फॉर्म, बाला का पूरा रूप क्या है? मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम, अधिगम सहायक यानी कि लर्निंग एज, अधिगम सहायक के रूप, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बी फॉर बिल्डिंग, ए फॉर एज, एल फॉर लर्निंग, ए फॉर एड, यही फुल फॉर्म होता है बाला का। आप याद कर लीजिए, बहुत कुछ इसमें रखा नहीं है, अगर याद नहीं हो रहा है तो लिख लीजिए। आगे समझिए, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ होता है? वैकल्पिक ढांचा क्या मीनिंग होता है इसका? विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण या फिर विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हो, यही वैकल्पिक ढांचे का मतलब होता है। विचार, ऐसे विचार जो अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट्स के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से बिल्कुल अलग हो। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इस क्लास का, इस वीडियो लेक्चर का आखिरी सवाल, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक डैश है, ये क्या है? एक कथन है, स्टेटमेंट है। लोग पुराने जमाने में बोलते हैं कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, तो ये किस तरह का स्टेटमेंट है? मिथक, वैज्ञानिक तथ्य, रूढ़िबद्ध धारणा या अंधविश्वास? तो इस तरह के स्टेटमेंट मिथक कहलाते हैं। क्या कहलाती हैं? मिथक। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आज का महत्वपूर्ण, बहुत ही इफेक्टिव एवीएस पेडागोजी से रिलेटेड मैराथन क्लास था। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आज की ये क्लास आपको समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।